हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं कैपेसिटर रिवीजन और हमारा एक वीडियो हो चुका है कैपेसिटर रिवीजन पे। अब बारी है कुछ और प्रॉब्लम्स की, तो उनको देखना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो ज़रूर याद होनी चाहिए। अभी हम डाइलेक्ट्रिक की भी एक आध प्रॉब्लम देख लेंगे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कराना बाकी है। कहानी ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू एप्सिलन नॉट ए बाई डी होती है। मुझे एप्सिलन नॉट लिखना था, सी नहीं लिखना था। एप्सिलन नॉट ए बाई डी, ये कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक के है और इसको सी प्राइम लिख दूं तो एप्सिलन नॉट के ए बाई डी बन जाता है जब वो डाइलेक्ट्रिक के साथ होता है। ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक, सी सीरीज़ का जो फॉर्मूला है 1/c इक्वलेंट सीरीज़ 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस सो ऑन, और सी पैरेलल का जो फॉर्मूला है दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, ये याद होना चाहिए। एनर्जी के बारे में याद होना चाहिए कि Q²/2C होता है, इसी की वैल्यू हाफ CV² होती है और रटा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं इसको वॉल्यूम लिख दूं, वोल्टेज से कन्फ्यूजन बढ़ता है। हाफ ऑफ एप्सिलन नॉट इंटू E² ये बनती है। प्रेशर की वैल्यू भी यही बन जाती है, एप्सिलन नॉट इंटू E²। और फोर्स ऑन प्लेट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक जो है वो σ² बाई 2 एप्सिलन नॉट इंटू ए बनता है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जब आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी जब सॉल्व करोगे, और नेगेटिव मीन्स कि हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव है। इतनी बातों के साथ हमें चलना है आगे, अगली प्रॉब्लम को देखना है। तो देखो, पहली प्रॉब्लम पेज पे आ रही है, वो है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी फ्रॉम अ सेल एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। अ चार्ज प्लस क्यू इज नाउ गिवन टू इट्स पॉजिटिव प्लेट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। अच्छा सवाल है, चलो करते हैं। देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी वी प्लस क्यू बाई सी, ऑप्शन सी वी प्लस 2Q बाई सी। तो जो भी है वो चर्चा करनी है। देखो क्या स्टोरी है। मेरे हिसाब से ऐसी बात है कि अगर सी चार्ज है, ठीक, सी कैपेसिटर है और वी उसका कुछ पोटेंशियल है, तो जो पहले चार्ज था Q0 वो तो हमारा Q0 हो गया CV। और अब ये बोला जा रहा है कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको Q चार्ज प्लस Q चार्ज एडिशनल और दिया गया। और दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल नेट चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे है, फाइनल नेट चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q प्लस CV। ठीक, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ। ठीक है, और अगर पॉजिटिव प्लेट पे कुछ चार्ज आया है तो कुछ नेगेटिव पे भी आया होगा। तो कितना आया होगा नेगेटिव पे, सोचो। नेगेटिव पे तो कोई चार्ज दिया ही नहीं गया, तो हम लिखें फाइनल नेट चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट। और वो जो नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है वो तो -CV है, क्योंकि पहले +CV और -CV हुआ करते थे, और बाद में एक को प्लस Q1 दे दिया गया, मतलब प्लस Q दे दिया गया। तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे निकाला जाए? फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, और ये वैल्यू जो है वो निकलेगी बेटा आपकी Q1 माइनस Q2, इसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, बाई 2। ये क्या किया, ये क्या किया, कुछ भी खास नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि दोनों चार्जेस के सम का आधा कैपेसिटर की आउटर प्लेट पे जाता है, मतलब ये है और ये है। अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 जो वैल्यू है ये कैपेसिटर्स के बाहर वाली सरफेस पे जाती है, और फिर Q1 में से इस पूरे आधे को घटा देंगे तो क्या बनेगा, अंदर वाली प्लेट का चार्ज। और जो पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे चार्ज आएगा वही मेरा आंसर है। और फिर अगर करके देखोगे तो हमेशा जो पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे चार्ज आता है वो Q1 माइनस Q2 बाई 2 ही आता है। Q1 की वैल्यू जो है वो ये लिख दी गई, और फिर ये प्लस Q लिख दिया गया अपॉन 2, ये बन गया चार्ज। कैसे किया गया, कुछ भी खास नहीं किया गया। गौर से देखो तो तुमको दिखाई देगा कि Q प्लस CV, और फिर उसके बाद -CV, तो इसकी जगह रखा गया Q प्लस CV, इसकी जगह रखा गया -CV, -CV माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2CV बन जाएगा, और Q/2। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर हो गया। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर पता चल चुका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्या लिखें, 2CV प्लस Q बाई 2C। आप इसको डिवाइड मार दीजिए तो आपको दिखाई देगा कि V प्लस Q बाई 2C इज़ द आंसर। अब इसको मैच करिए अपने ऑप्शंस में, कहाँ मिल रहा है, तो आपको दिखाई देगा
V प्लस क्यू बाई 2C, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको? अगला सवाल मैं पहले कलर चेंज कर लूँ, ये मज़ेदार कलर नहीं था, नहीं इसको भी चेंज करना चाहिए, रेड ले लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो के की वैल्यू 4 है और थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक की वो 3 mm है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ इंक्रीज्ड बाई इंसर्टिंग a sheet of thickness 5 mm and dielectric constant K. If the capacitance of a capacitor formed is half of the original capacitance, the value of K is. अब सवाल कुछ भी खास नहीं है, इतनी सी बात है कि शुरुआत में जो कैपेसिटर था उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 थी और 3 mm का सेपरेशन था। mm लिखना चाहिए। और अब इन्होंने क्या किया है, सेपरेशन को बढ़ा दिया है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 वाला है ये तो अभी 3 mm का ही है और अब 5 mm की और ऐड कर दिए तो टोटल थिकनेस जो है 8 हो गई है। तो ये 5 mm और हो चुका है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। एरिया में तो कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। कह रहा है कि जो अब कैपेसिटेंस है वो पहले से आधी हो चुकी है। तो पहले की कैपेसिटेंस और अब की कैपेसिटेंस दोनों की लिख लेते हैं, बात बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहले की कैपेसिटेंस केस 1 की कैपेसिटेंस जो लिखी जाएगी C1, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू 4K इंटू A बाई डी जो है वो 3 mm है। और केस 2 की कैपेसिटेंस लिखो। केस 2 में तो देखो बेटा दो कैपेसिटेंस बन रही हैं बेसिकली, है ना। केस 2 की कैपेसिटेंस देखो तो दो कैपेसिटेंस बन रही हैं। दो कैपेसिटेंस का मतलब एक ये, और क्योंकि प्लेट्स ऐसे हैं तो ये सीरीज़ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपके लिए आसान भी हो जाता है इसको सॉल्व करना। ये सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। आप लगाइए, एप्सिलॉन नॉट A लिख दीजिए ऊपर, D1 बाई K1। व्हाट इज़ D1 बाई K1 समझो तो। D1 बाई K1 का मतलब ये हुआ कि K लिख दिया मैंने पहले, इधर D1 लिखना था तो 5 बाई K लिख लें प्लस 3 बाई 4 लिख लें। इसको सॉल्व करें बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। वैसे इसको ऐसा ही छोड़ दो। और फिर कह रहा है कि केस 1 और केस 2 की जो कैपेसिटेंस है इसको मैं C2 बोल रहा हूँ। इसमें C2 की वैल्यू पहले से आधी हो चुकी है। आधी होने का मतलब ये हुआ कि मैं एप्सिलॉन नॉट A बाई 5 बाई K प्लस 3 बाई 4 को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट 4A बाई 3 का आधा। बिल्कुल सही है। अब क्या करें, एप्सिलॉन नॉट ए को तो आप काट दीजिए सीधा सीधा। अब क्या करें, कुछ भी खास नहीं। ये नीचे से मिलकर के ये डब्बा हो जाएगा 6 और ये हो चुका है 4, तो इसको काट दीजिए 2, तो 2/3। इसको आप ऊपर भेजें 3 बाई 2। इस पूरे डब्बे को उठा करके आप ऊपर भेज दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 बाई K प्लस 3 बाई 4। तो 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 4 बराबर 5 बाई K, ये बन रहा है। और देखें क्या हो सकता है ये, यहाँ नीचे एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 5 बाई K, तो ये बन गया बेटा आपका 3 बाई 4। K की वैल्यू आ गई आपके पास 20 बाई 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 20 बाई 3। आप अपना आंसर मैच करिए, कहीं 20 बाई 3 आ रहा है क्या। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौर से देखो। अगला सवाल कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 लेयर्स, दिखाई दे रही हैं। D और 2D थिकनेस है, K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू 6 है और कह रहा है कि बैटरी के अक्रॉस करेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक लेयर्स इज, मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं V1 बोलूँ और इसके अक्रॉस अगर मैं V2 बोलूँ तो मुझे V1 बाय V2 बताना है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, उसमें क्या परेशानी वाली बात है, नॉट एन इशू। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, कैपेसिटेंस का रेशियो कैसे आएगा। मेरे हिसाब से इसको दो अलग कैपेसिटर के सेट की तरह देखा जा सकता है। इसको मैं बोल सकता हूँ C1, इसको बोल सकता हूँ C2। और क्योंकि ऐसे करके ये बैटरी लगी हुई है तो करंट दोनों में सेम दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में है। तो दो कैपेसिटर सीरीज़ में, और जब भी दो कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनका चार्ज जो है वो कॉमन हो जाता है। एक तो ये याद आता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, चार्ज कॉमन है, मतलब चार्ज कॉमन का मतलब जितना चार्ज पहले पर उतना चार्ज दूसरे पर। तो मैं पोटेंशियल की चर्चा करूं, पोटेंशियल की चर्चा करते ही मुझे याद आता है कि Q बाई C नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है,
अब क्योंकि चार्ज दोनों पर कांस्टेंट है, दोनों पर बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। बिल्कुल सही बात। तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हुई, एप्सिलॉन नॉट के ए और फिर अपॉन डी का मतलब यहाँ चला गया ये, ठीक है। एरिया और एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कांस्टेंट है, तो वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया डी बाई के, ठीक है। अब देखो गौर से, अगर मैं V1 लिखने की कोशिश करूं तो V1 की वैल्यू आएगी D बाई K1, K1 की वैल्यू तो 2 है। इसी तरह V2 लिखने की कोशिश करूं तो D बाई K2, वो 2D है, ठीक है। अब मैं V1 बाई V2 का रेशियो ले लूं तो मैं क्या लिखूंगा, D1 बाई 2 डिवाइडेड बाई D1 बाई 2। 6 ऊपर क्यों लिख दिया, K बाई D लिख दिया क्या, हाँ K बाई D लिख दिया गलती से, सॉरी। 2D है ऊपर और 6 है नीचे, तो D1 की जगह मुझे D ही लिखना था, तो यहाँ लिखना है 2D बाई 6। D से D कैंसिल और फिर ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ, तो आंसर मेरे पास आएगा 6/4। ये आंसर आया 6/4, यानी कि 3/2। क्या 3/2 कहीं दिखाई दे रहा है? मज़ेदार आंसर, डी इज़ करेक्ट। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C1 when inner sphere is charged and outer sphere is earthed, and C2 when inner sphere is earthed and outer sphere is charged। स्फेरिकल कैपेसिटर का सवाल है तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वरना सवाल लगेगा नहीं। देन द रेशियो ऑफ C1:C2 इज, अच्छा ठीक है, इनर रेडियस A लेके चल रहे हैं, आउटर रेडियस B लेके चल रहे हैं। ऐसे कन्वेंशन में कोई चेंज देने का मतलब नहीं है। ऐसा समझ लो कि दो केस बनाए गए हैं, कौन सा, ये और ये A और ये B। कह रहा है कि जब आउटर स्फीयर को, इनर स्फीयर को जब चार्ज किया गया और आउटर को अर्थ किया गया तब C1 है। आउटर को अर्थ कर दो ऐसे कंडीशन में और इसको चार्ज दे दो Q। ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो C1 है। इसी का उल्टा अंदर वाले को अर्थ कर दिया गया और बाहर वाले को चार्ज दिया गया, तो ऐसी कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। क्या किया जाए, कह रहा है C1:C2 बताओ। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले पर आ जाइए। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर में होता है 4πε0 A इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस A, ठीक है ना। अब इनर स्फीयर को आपने अर्थ कर दिया, इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया, ठीक। इनर स्फीयर को अर्थ किया तो C1 कैपेसिटेंस आई। इस चीज़ को ऐसा समझो कि जब आउटर स्फीयर को अर्थ किया, जब सुना, जब आउटर स्फीयर को अर्थ कर रखा है और इनर स्फीयर को चार्ज कर रखा है, तो यहाँ पर कैपेसिटर कैसे बनेगी समझना। कैपेसिटेंस सिर्फ C1 आएगी, C नेट जो है वो सिर्फ C1 आएगी। C नेट लिख देता हूँ उसको, कहाँ गया पेन, ये रहा, C नेट बराबर C1, क्योंकि बाहर से तो कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वाला सरफेस तो बन चुका है, अब अर्थ हो चुका है। पर यहीं पर जब हम ये कर लें कि अंदर वाली सरफेस को, अंदर वाली सरफेस का मतलब अंदर वाली सरफेस को अर्थ कर लें और बाहर को चार्ज दे दें, तो मेरे पास दो तरह के कैपेसिटर बनेंगे। ये दो तरह के कैपेसिटर होने का क्या मतलब हुआ, दो कैपेसिटर होने का मतलब ये हुआ कि दो कैपेसिटर बनेंगे। दो कैपेसिटर कैसे बनेंगे समझो। जो C2 बनेगा वो आएगा C1 प्लस C'। ये C1 क्या है, वो कैपेसिटेंस जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर बनाता है वो तो बनेगी ही बनेगी। ये B लिखा हुआ है, 6 नहीं है, पहली बात समझ लेना भैया। ये B माइनस A, ये तो लिखा ही लिखा है। साथ में 4πε0 B भी आ जाएगी। अब समझना ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने इनर सरफेस को चार्ज दे रखा था और आउटर सरफेस अर्थ थी, तो आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई नहीं है, तो ये आउटर सरफेस अपने आप में कोई स्फेरिकल कंडक्टर नहीं बन रही है, या फिर ये कहो कि चार्ज कंडक्टर नहीं बन रही, उसकी कैपेसिटेंस नहीं जुड़ेगी। लेकिन जब इनर सरफेस को अर्थ किया गया और बाहर वाली सरफेस पे चार्ज दिया गया, तो ये अंदर का एक स्फेरिकल कंडक्टर तो बन ही गया है, ये कैपेसिटर तो बन ही गया। पर अगर सिर्फ बाहर वाली सरफेस को देखो तो बाहर वाली सरफेस के लिए यहाँ से लेके इन्फिनिटी के बीच में भी तो एक कैपेसिटर है, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है 4πε0 R, और आउटर रेडियस का सरफेस है, आउटर सरफेस की जो रेडियस है वो है B, तो 4πε0 B।
C1 C2 की वैल्यूज़ मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालना है, C2/C1 या C1/C2। तो सवाल में शायद C1/C2 ही पूछा है, तो C1/C2 निकाले, वरना ऑप्शन मैच नहीं करेगा। निकालो भाई क्या है। तो पहले वाले की देखें क्या स्टोरी है, 4πε0 AB/B-A। ठीक है, देखो 4πε0 AB/B-A डिवाइडेड बाय C2। C2 की वैल्यू क्या है, इधर देखो गौर से, इसको सॉल्व करो। 4πε0 AB, ठीक है। और अब नीचे एलसीएम ले लो B-A का, प्लस 4πε0 B-A से जब मल्टीप्लाई होगा तो B वाला टर्म तो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक। और एक टर्म ये भी आ जाएगा कि 4πε0 AB, ये माइनस में, ठीक है। तो गौर से देखो, तो 4πε0 AB कट जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4πε0 B² आप देखो B-A कट गए, 4πε0 कट गए, B से B कैंसिल, तो आंसर आया A/B। आंसर इज A/B। मैच करिए, चलो भाई A/B, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, सवाल देखो। द सर्किट शोन, C की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है और 2C की वैल्यू तो फिर 12 हो जाएगी। तो कह रहा है कि C बताना है, ठीक है, बता देते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर C इज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो गौर से क्या कह रहा है, ये अर्थिंग हो चुकी है तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी अर्थिंग है तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो है, और अर्थिंग के बाद यहाँ पोटेंशियल जीरो हो चुका है तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, ठीक। ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो C2C। गौर से देखो 1/C प्लस 1/2C, नीचे आया 2C, ऊपर आया 2 प्लस आया 1, तो यानी कि C इक्वलेंट की जो वैल्यू बन गई वो आई 2C/3, ठीक। और गौर से देखो, तो जो कैपेसिटर लगे हैं वो 10 और 0 के बीच में लगे हुए हैं। 10 और 0 के बीच मतलब जो C इक्वलेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 का है। 10 का है का मतलब ये हुआ कि V की वैल्यू है 10 और C की वैल्यू है 2C/3, और C की वैल्यू मुझे दे रखी है 6, तो ये आया 2, ये बेटा आपका आया 4। तो जो मेरे पास एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है हाफ CV²। वैसे तो हाफ CV² से नहीं, इसने देखो आंसर क्या पूछा है, गलती कर दी मैंने, सवाल गलत जगह निकाल रहे हैं। उसने सिर्फ C वाले कैपेसिटर पे एनर्जी पूछी है। चलो C वाले कैपेसिटर पे एनर्जी निकाल लेते हैं, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गौर से देखो C और V पता है, हाँ। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV होने का मतलब 10 × 4 दैट इज़ 40 माइक्रोकूलम्स। और क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं तो जो एक पे चार्ज वही दूसरे पे चार्ज, वही नेट पे चार्ज हमने किस पे निकाला है, नेट पे। जो नेट पे चार्ज है वही चार्ज किस पे है, किसी एक कैपेसिटर पे। अब किसी एक कैपेसिटर मतलब C के कैपेसिटर की बात कर लें, तो Q²/2C इज़ द एनर्जी स्टोर्ड। और अगर सिर्फ C वाले कैपेसिटर पे चर्चा करनी तो सिर्फ C लिखना पड़ेगा, यानी कि 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C की वैल्यू तो 6 है। तो 2 से काटो ये 20 हो गया, और फिर 2 से काटो ये 3, ये 10 हो गया, ऊपर आया 400 डिवाइडेड बाई 3, मेरे पास ये आंसर आ गया। जितना भी आंसर है ये आंसर है, 6 ही तो है। 6 माइक्रोफैरड में एनर्जी पूछी गई है, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। 40 आ रहा है ना, हाँ 40 आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, देखिए क्या है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड विद स्टैंड द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 किलो वोल्ट, ठीक। 1 माइक्रोफैरड वाला 6 किलो वोल्ट तक विद स्टैंड करता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, वो 4 किलो वोल्ट तक विद स्टैंड करता है। अगर इनको सीरीज़ में लगा देंगे तो कितने वोल्ट तक चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैपेसिटर ऐसे बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 माइक्रोफैरड, और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में दे रखा है, दैट इज़ 6 किलो वोल्ट। दूसरा भी एक कैपेसिटर बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 माइक्रोफैरड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो लिखता हूँ 4 किलो वोल्ट, ठीक है। अब गौर से देखो, इनको लगा दिया क्या सीरीज़ में, आ गए सीरीज़ में, बड़े शानदार गंदे लोग हैं। गौर से देखो, तो ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। लॉजिक बहुत साफ सुथरा क्लियर है कि ये आदमी 4 किलो वोल्ट और ये आदमी
6 किलो वोल्ट से ज़्यादा पे नहीं चल सकता। तो जितना भी मुझे बैटरी लगानी है वो इस तरह से लगनी चाहिए कि दोनों के दोनों ख़राब ना हो। दोनों के दोनों ख़राब ना हो का मतलब क्या है, गौर से देखो। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर ली गई है तो फिर मुझे ये भी पता है कि इस आदमी के ऊपर 6 किलो वोल्ट, मैं किलो वोल्ट लिख दूँ पहले, इंटू 1, 6 किलो वोल्ट इंटू 1 माइक्रोफेरेड के बराबर का चार्ज है, जो मैक्सिमम हो सकता है। इसके बाद तो ये फूकी जाने वाला है। और भाई साहब के ऊपर 4 किलो वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफेरेड के बराबर का चार्ज होने वाला है। गौर से देखो, ऊपर आने वाला है 6 और नीचे आने वाला है 8। ठीक, तो कम चार्ज कौन सा है? कम चार्ज है 6। समझ आ रहा है? छोटा चार्ज है 6। तो इस क्योंकि ये सीरीज़ में लगाए गए इसलिए दोनों पे चार्ज कैसा होने वाला है? सेम। ये आदमी 6 चार्ज तक फूक जाएगा और ये आदमी 8 पे जाके फूकेगा। और क्योंकि सीरीज़ में चार्ज बराबर होने वाला है तो मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है दैट वुड बी 6। तो हम इसके ऊपर कितना चार्ज लेके आए? 6। और तो इसके ऊपर भी कितना आएगा? 6। ठीक है, इसके ऊपर अगर चार्ज आ रहा है 6 और इसके ऊपर भी चार्ज आ रहा है 6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 12। ठीक, और टोटल ये चार्ज है Q टोटल, और टोटल कैपेसिटेंस C इक्वलेंट कितनी है? तो 1 और 2 की कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है? 1/1 प्लस 1/2, नीचे आया 2, ऊपर आया 2, इधर आया 1, और फिर ये बना 3/2 यानी कि 2/3। ठीक, तो V की वैल्यू क्या होती है? V की वैल्यू होती है चार्ज टोटल बाई C इक्वलेंट। और मुझे पता चल गया कि 12 का टोटल चार्ज था, C इक्वलेंट है 2/3, इसको मार दीजिए, आया 6, तो 18। जहाँ भी 8 लिखा है वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आंसर आ रहा है 18। तो 18 इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें 8 की जगह 18 होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। सिस्टम की बीवी कैसे निकाली जाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम कैसे निकाला जाता है, समझें कि हाँ, आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है और कुछ भी नहीं। सवाल कुछ ऐसे लगाया जाता है कि जो मेरा कैपेसिटर है पहला वाला, वो कितने वोल्टेज तक चल सकता है? 6 किलो वोल्ट तक। दूसरा वाला कितने तक चल सकता है? 4 किलो वोल्ट तक। और सीरीज़ में लगा दिया गया। पैरेलल में लगाते तो सीधा सीधा कहते थे कि 4 किलो वोल्ट वाला 4 किलो वोल्ट के ऊपर फूक जाएगा, तो 4 किलो वोल्ट ही आंसर आ जाता। पर क्योंकि लगाए गए हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ के अंदर चार्ज होता है बराबर दोनों पर। तो हम क्या कहें कि सीरीज़ में लगाने पर चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ सकता है? देखो, जो 6 किलो वोल्ट वाला है यानी 1 माइक्रोफेरेड वाला, उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? जब तो 6 किलो वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला आदमी है उसकी वैल्यू 6 तक चार्ज आ जाना चाहिए। 6 × 1, ठीक है ना। V × C बराबर Q। नीचे वाले का भी लिख दिया, नीचे वाले का चार्ज ज़्यादा आ रहा है। अब क्योंकि 8 चार्ज और सीरीज़ के अंदर चार्ज बराबर होता है, तो अगर नीचे वाले के मैक्सिमम तक चार्ज पहुंचेगा 8 तक, तो 6 तक तो ऊपर वाला फूक ही चुका होगा, 1 माइक्रोफेरेड वाला। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? 6। तो 6 और 6 दोनों पे ही दिया, क्योंकि सीरीज़ है तो चार्ज बराबर होना चाहिए। टोटल चार्ज कितना हो गया? ओ सॉरी, आंसर ये नहीं 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 नहीं, थोड़ी गलती हुई। टोटल चार्ज जो है वो 12 नहीं है, टोटल चार्ज जो है वो 6 ही है। टोटल चार्ज इज 6 ओनली। क्यों? क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो चार्ज 1 पे होता है वही चार्ज 2 पर होता है, और वही चार्ज टोटल होता है। सीरीज़ में नेट पर भी उतना ही चार्ज होता है। टोटल चार्ज की वैल्यू 6 है, तो यहाँ वैल्यू आएगी 6, तो ये बनेगा 3, तो टोटल आंसर है 9। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक, माई मिस्टेक, सॉरी, मैंने टोटल चार्ज को 12 लिख दिया, टोटल चार्ज 6। ध्यान रखें कि जब भी कभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर और Q2 की वैल्यू Q नेट के बराबर होती है। ठीक, इसलिए आंसर तुम्हारा ये 3 हो चुका है और आंसर है 9 किलो वोल्ट। मैं यूनिट को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा था, एंड में आंसर किलो वोल्ट में ही ले आना था, इसलिए कोशिश करी कि किलो वोल्ट की चीज़ को छेड़ा ना जाए, वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे देखो सवाल क्या है, 37 नंबर। A parallel plate capacitor is charged up to voltage V0 and then detached from the charger। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, V0 से चार्ज कर दिया गया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है मान लो, या C0 है शुरुआत के टाइम पे, क्योंकि अभी आगे चल के वेरी होगी, और V0 से चार्ज किया गया, तो चार्ज कर दिया गया, तो टोटल चार्ज बन गया इसका Q0, हमने मान लिया। अब कैपेसिटर को जिससे चार्ज किया जा रहा था उस चार्जर को डिटैच कर दिया गया। चार्जर को डिटैच करते ही पता पड़ता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि वो कहीं डिस्चार्ज भी नहीं होने वाला और चार्ज भी नहीं होने वाला। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरीड पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू लॉ दिस। इस तरह से साइनोसोडली डिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है, बार बार प्लेट की कैपेसिटर प्लेट को पास में और दूर में ले जाया जा रहा है। तो बेसिकली एसएचएम की इक्वेशन लिखिए, द वैल्यू ऑफ D1 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द पोटेंशियल चेंजेस अकॉर्डिंग टू लॉ दिस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो जो D1 लिखा हुआ है इस इक्वेशन के अंदर, ये D1 कितना होगा। अब कहने सुनने को कठिन सवाल है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। टाइम t बराबर 0 पे मैं चार्ज की वैल्यू लिख लूँ, वो तो Q नॉट के बराबर है ना, क्योंकि शुरुआत में ही चार्ज हो चुका था। और टाइम t बराबर जनरल t पर कितना चार्ज होगा, वो भी Q नॉट ही होगा। क्यों, चार्ज इज कंजर्व, आप कैपेसिटर का चार्जर जो हटा चुके हैं, जितना चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, वोल्टेज बदल रहा है, कैपेसिटेंस बदल रही है, चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड। और अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं किसी भी पोटेंशियल की इक्वेशन जो लिखी हुई है बेटे, या मैं लिख लूँ चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की वैल्यू क्या बनेगी, C नॉट और V नॉट। गौर से देखो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा C नॉट V नॉट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कैपेसिटेंस ये है, और वोल्टेज हो गया बेटा आपका V। ठीक, ये कब हुआ, टाइम t बराबर 0 डालने पर। ठीक, समझना, या ऐसा कर लो कि टाइम t बराबर 0 क्या तेल लेने, ये C नॉट V नॉट जो चार्ज शुरुआत का है, और ये जो चार्ज किसी भी जनरल टाइम का है, ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इस सवाल के अंदर अब क्या करना बाकी है, ये जो V है इसको उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो आपने क्या लिखा, C नॉट इंटू V नॉट बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V नॉट 1 प्लस हाफ साइन ओमेगा t। होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। C नॉट की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V नॉट, इधर D नॉट लिखना चाहिए, 1 प्लस हाफ ऑफ साइन ओमेगा t। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कट गए। ठीक, और ये V नॉट भी था, V नॉट ने V नॉट को भी मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो D की वैल्यू क्या आई, गौर से देखो, D की वैल्यू बिकम्स D नॉट, वैसे तो इसको ऐसे पहले लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 बाई डी नॉट बराबर 1 बाई डी टू 1 प्लस 1 बाई 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो इसको उल्टा कर लो, D को ऊपर, D नॉट को ऊपर, 1 प्लस 1 बाई 2 साइन ओमेगा टी। क्या हुआ, D नॉट बाई 2 बाहर, 2 प्लस साइन ओमेगा टी। क्या हुआ, ये सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। D की वैल्यू ये है। अब देखो D की वैल्यू क्या दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है D नॉट प्लस D1 साइन ओमेगा टी। D की वैल्यू दी हुई है D नॉट प्लस D1 साइन ओमेगा टी बराबर D नॉट प्लस D नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी। D नॉट निपट लिए, और उसके बाद बचेगा D1 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू D नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी। कैंसिल कैंसिल, D1 की वैल्यू कम्स आउट टू बी D नॉट बाय 2, आंसर। ठीक है, आंसर मैच भी तो कर लें, कौन सा ऑप्शन से, ये D नॉट बाई 2 वैसे तो निकाल लिया, D नॉट बाई 2 है भी कि नहीं है भाई, D नॉट बाई 2 बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की तरफ। क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस लेस सर्किट, जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर है, विद अ बैटरी EMF E अंटिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज ऑन कैपेसिटर आएगा वो आएगा C इंटू ई, वी लिख दिया मैंने, इसमें E दिया हुआ है तो वी शुड राइट E। दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। The battery is then disconnected from the circuit and the plates of the capacitor are moved to half of their original separation using insulated gloves। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ सेफ्टी के लिए, सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। Let V new be the potential difference across the capacitor plates had been moved together and V old be the potential difference, पहले वाला तो V new upon V old निकालना, nothing special about it। सवाल फिर वही है कि बैटरी EMF E था और इसको चार्ज कर दिया गया,
चार्ज कर दिया गया तो शुरुआत में मान लो कि कैपेसिटेंस ऐसे कुछ थी, ये डी और इनके बीच का जो एरिया है वो ए था, और ईएमएफ डाला गया ई, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो कैपेसिटेंस है, मैं कैपेसिटेंस कैसे लिखूँ, हाँ सी बराबर, इसको लिखता हूँ सी ओल्ड। तो सी ओल्ड बराबर क्या लिखना चाहिए, सी ओल्ड बराबर लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है तो चार्ज क्या होगा, ई इंटू सी। ई ऐसे ही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं इसको ई को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ईएमएफ के लिए। ये चार्ज, अब चार्ज तो कंजर्व्ड है। पहले वाला वोल्टेज क्या लिखा जाएगा, पहले वाला वोल्टेज कैसे लिखोगे भाई, पहले वाला वोल्टेज कैसे लिखोगे, पहले का वोल्टेज ऐसे लिखा जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन पुरानी कैपेसिटेंस। अच्छा, ओल्ड चार्ज में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि चार्ज तो कंजर्व हो चुका है, तो चार्ज कंजर्व है भाई, ठीक है। तो सी ओल्ड की क्या वैल्यू होगी, गौर से सोचो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अपॉन डी जो है उसको ऊपर भेज दे, तो इसी स्टेप में ना लिख के ऊपर ही लिख देते हैं, ये वी ओल्ड की वैल्यू हो गई। ऐसे वी न्यू की वैल्यू क्या होगी, होगी चार्ज अपॉन सी न्यू। और तुम चार्ज को चार्ज ही लिखा रहने दो क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं है, आप प्लेट्स को कितना भी आसपास ले आओ, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू बन गया वो। मैं इसको यहाँ ना लिख के इसको ऐसे लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये ठीक है ऐसे। अब देखो तुमसे क्या पूछा है सवाल के अंदर, तुमसे पूछा गया है वी न्यू डिवाइडेड बाई वी ओल्ड। हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्यू क्यू तो कट ही जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सी ओल्ड बाई सी न्यू का रेशियो आ जाएगा अपने आप, तुमको दिखाई भी दे रहा होगा, ओल्ड एल लिखना था। इसकी वैल्यू देखो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसको अपॉन लगाना था, ठीक, अपॉन डी। आप इससे इसको मार डालिए, डी से डी को मार डालिए, आंसर आपका आ जाएगा 1/2। वेयर इज आंसर 1/2, 1/2 करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपको क्या सिखा रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही सवाल रिपीट हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। लास्ट क्वेश्चन, द टाइम कांस्टेंट फॉर सी आर सर्किट यानी कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट इज 2/ln2। टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ, टाउ बराबर क्या दिया है 2/ln2 एंड दैट इज इक्वल टू आर सी, ये वैल्यू दे रखी है। कैपेसिटर इज डिस्चार्ज एट टाइम टी बराबर 0, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टाइम टी बराबर 2 एंड टाइम टी बराबर 6 सेकंड्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्जिंग सर्किट मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, उसमें अगर आपको चार्ज का फॉर्मूला याद है तो उसमें टी की वैल्यू 6 और टी की वैल्यू 2 डाल दीजिए और उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर चार्ज का फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू नॉट इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी होता है, ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आर सी की वैल्यू दे रखी है तो क्यों ना लिखें इसको, क्यू नॉट इंटू माइनस टी बाई आर सी, आर सी की जगह क्या लिखना है 2 डिवाइडेड बाई ln2, ठीक, ये डाल दिया हम लोगों ने। अब ये वैल्यू तो पता चल गई भाई, कोई परेशानी नहीं, ln2 को ऊपर भेज दीजिए। तो आप ln2 को ऊपर भेजें तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम चार्ज इंटू ई की पावर माइनस टी ln2 डिवाइडेड बाई 2, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ q एट टाइम 2 सेकेंड्स, उसकी वैल्यू बन जाएगी क्यू नॉट ई की पावर माइनस 2, टी की जगह मैं डाल दूँ 2, है ना, 2 ln2 डिवाइडेड बाई 2, और q एट 6 सेकेंड्स में डालूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई की पावर माइनस 6 ln2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब इन दो वैल्यूज़ का मुझे रेशियो लेना है, q एट 2 एंड q एट 6 सेकेंड्स, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर दो, डिवाइड 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 हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, आप देखो ये कट गया, ये कट गया, 3 बचा, तो मेरे पास ऊपर बचेगा e की पावर माइनस ln2, नीचे बचेगा e की पावर माइनस 3 ln2, ये बचा, ठीक। अब आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं सोचें,
इन दोनों को सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ln2 लिखा हुआ है और 3ln2 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एंटी वेंटी लॉग ले लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4:1। ठीक, आप इसका एंटी लॉग वगैरह ले लीजिए, आंसर आपका 4:1 आ जाएगा। सिंपल है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हमारे सारे पेजेस ख़त्म हो गए हैं, सारे डिज़ायर्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं जितने मैंने अभी सोचे थे, इसलिए ऑल द क्वेश्चंस आइव डन। मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, जो 11-12 क्वेश्चन कराएं इसको देखिए। इससे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं पेपर में, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो जो करा दिया है इनफ है। इसके बाद हम लोग चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, आगे के दूसरे चैप्टर्स देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, देखिए ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।